नमस्कार। करीब 2 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद लोकसभा के चुनाव जिसके परिणाम का इंतज़ार था, आज वो परिणाम लगातार घोषित हो रहे हैं और तमाम एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए जिस तरीके के परिणाम आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले परिणाम हैं। और जहां एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी और एनडीए 400 पार कर जाएगी और बीजेपी ने खुद 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो उसके आसपास कहीं नहीं दिखाई दी। और बीजेपी अब ऐसी पार्टी बन गई है जो हालांकि सबसे बड़ा दल है, लेकिन उसे अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं है। उसे 242 से 243 सीटों के रुझान के रूप में उसे लीडिंग बताया जा रहा है, और लेकिन वो अपने बल पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। उसे अपने जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उन सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही सरकार बनानी पड़ेगी। और उसके सहयोगी दल जो जनता दल यूनाइटेड, जिसे 12 सीटें मिली हैं, और तेलुगु देशम पार्टी, जो दो बड़े पार्टनर हैं, वो आने वाले दिनों में देखेंगे किस तरह का बर्ताव करेंगे, क्योंकि वो पीछे भी उनका पास देखा गया है, तो वो इससे छिटक कर दूर भी हटे हैं। तो आज जिस तरीके के परिणाम आए हैं गुप्ता जी, एनडीए बीजेपी को 242-43 सीटों पर रुझान है आगे लीडिंग में, और एनडीए के रूप में देखा जाए तो करीब 295 सीटें उसको मिल रही हैं। यानी एनडीए के रूप में तो वो सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। वहीं दूसरी ओर जो इंडिया ब्लॉक है उसको करीब 230 से 232 के आसपास उसके रुझान चल रहे हैं, और अदर्स में 17-18 है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कि जिस प्रकार से चुनाव के सुबह से रुझान चल रहे हैं, वो जैसा हम सोचते थे लगभग उसी प्रकार से चल रहे हैं। अगर थोड़ी सी कमी कहीं रही है उसका तो मैं इस बात में जिक्र करूंगा, वरना जो हमने सोचा था, मैंने कई बार पहले भी आपसे इंटरव्यू दिया इस बात को लेकर के कि इस बार जो है बीजेपी 212 से 215 में सिमट जाएगी। और वो बात बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा वो पोल था, उसमें कोई कमी नहीं थी। वो समझने में, राजनीतिक विश्लेषण करने में हमारी कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिर्फ एक जगह भूल हुई है, वो बिहार को लेकर हुई है, जिसकी वजह से हम अपने जो एग्जिट मेरा पोल था उसमें मेरे को मतलब जो है पीछे हटना पड़ा है। अदरवाइज अगर बिहार उसी राजनीतिक स्थिति पर खड़ा मिलता जो कि तेजस्वी पर हमने जो विश्वास किया, वो वहाँ पर खड़े नहीं उतरे। बाकी जहाँ भी स्थिति जो भी थी वो बिल्कुल ठीक ठाक निकली है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक तो भाजपा के बारे में आमतौर पे जुमला पार्टी माना जाता है, इसको जुमला पार्टी कहा जाए तो भारतीय जुमला पार्टी है। अभी बीजेपी को कह करके ना कहा जाए, भारतीय जुमला पार्टी इसको माना जाए, क्योंकि 15 लाख वाले मुद्दे को भी इन्होंने जो है अमित शाह जी ने कह दिया था कि ये हमारा जुमला था। तो ये जो 400 पार का जो ये लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो है वो 400 पार 400 पार 400 पार का जो कीर्तन कर रहे थे, लगातार 2 महीने से जो कीर्तन चल रहा था 400 पार 400 पार क्या 300 पार भी नहीं हो पाए, 250 पार भी नहीं हो पाए। तो अब ये क्या कहेंगे, अरे ये तो भाई चुनावी जुमला था, ये हमारा राजनीतिक चुनावी जुमला था। तो अल्टीमेटली चुनावी जुमला ही था। मैं तो अब से 1.5 महीना पहले जब चुनाव शुरू होने के वाला था, तभी मैंने कहा था कि ये जो है ये 400 पार का जो मामला आप कह रहे हैं, ये चुनावी जुमला ही बन के रह जाएगा। और वो बात मेरी एक सिद्ध हुई है। जैसा मैंने बताया कि दूसरी जो मेरी बात थी कि 212 से 215 में सिमट जाएगी, वो मामला जाके बिहार में आकर के बिहार ने मुझे थोड़ा डाउन कर दिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है, एक और मैंने खास बात कही थी कि इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, मोदी वर्सेस पीपल्स होगा, मोदी वर्सेस जनता होगा। वो बात काफ़ी हद तक ठीक रही। और इतनी बड़ी पार्टी, इतना पैसे वाली पार्टी, इतनी अमीर पार्टी, इतने संसाधन, सारी ब्यूरोक्रेसी के साथ, तमाम प्रकार के सब कुछ होने के बावजूद आज ये ऐसी स्थिति में नहीं आई है
कि अपने दम पर दावा ठोक सके कि मैं सरकार बनाऊंगी। हम्म, वो संसदीय जो परंपरा है उसके हिसाब से तो बेशक हमारे देश की राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी, और वो इसको बुला सकती हैं हम्म, कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उस लिहाज से, और ये बीजेपी इस पार्टी पे दावा भी कर सकती है कि मुझे सरकार बनाने का मौका दिया जाए, हम मोहम्मद को साबित कराएंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या उनको बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, या उनको स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये डाउटफुल है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी को अपने बूते पर बहुमत मिला नहीं तो क्या नरेंद्र मोदी का कोई नैतिक अधिकार बचता है कि वो प्रधानमंत्री बने? नहीं बने। उनको स्वयं ही, जो व्यक्ति अपनी सीट से, बनारस से, जहाँ पिछले चुनाव में 2019 में 6 लाख से ऊपर, 7 लाख से ऊपर वोटों से जीतने वाला व्यक्ति, और अपने आप को दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बताता था, और उसके बाद दुनिया भर के पाखंड किए हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं, और वो व्यक्ति बहुत मुश्किल से 1-1.5 लाख वोटों से जीत जाए, तो उसको क्या नैतिक अधिकार है वो इस बात का दावा करे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, जबकि उसकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो पार्टी नेतृत्व के अंदर मोदी को स्वीकार करना पार्टी के लिए बड़ा अनैतिक प्रश्न है कि वो इसको कैसे स्वीकार करे कि जिसके बल पर सारी पार्टी को इसके चारों तरफ घुमाया गया कि मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी ही मोदी है, बीजेपी इज इक्वल टू मोदी और मोदी इज इक्वल टू बीजेपी। वो सिचुएशन आ गई, कोई था ही नहीं, और वक्ता भी यही, प्रवक्ता भी वही, सब कुछ वही। और वो व्यक्ति के नेतृत्व में भाजपा 250 पार नहीं कर पाई है, तो सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न यही है कि नरेंद्र मोदी जी को कतई भी प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना दावा नहीं करना चाहिए पार्टी के अंदर, और पार्टी में छोड़ देना चाहिए कि वो अपना नेता और कोई नया चुने। एक बात। दूसरी बात, इस बार इंडिपेंडेंट वो नहीं है कि अपनी सरकार बना सके, उसे अपने सहयोगी दलों को तरजीह देनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, और उनकी ही माननी पड़ेगी। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा अपना जो गणित है, कि इसके अंदर कम से कम और कुछ नहीं तो जो चंद्रबाबू नायडू है वो कम से कम मोदी को प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण है। नीतीश भले ही स्वीकार कर लें, क्योंकि नीतीश के पास अब कुछ नहीं है, बस जो भी कुछ है वो सिर्फ तेजस्वी की कमी की वजह से नीतीश को इतना सीट मिल गया है, वरना कोई चांस नहीं था। तो नीतीश ये हो सकता है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक समझौता कर सकते हैं, एक बात रख सकते हैं कि मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ये संभावना है। और चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे आंध्र प्रदेश के, ऐसी संभावना है। लेकिन वो मोदी को प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कर ले, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं आप कि इस समय जब बीजेपी बहुमत में नहीं है तो क्या किंग मेकर टीडीपी और जेडीयू होंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इनके कहने पर ही जो है, क्योंकि इनके अलावा जो एनडीए अलायंस जो पार्टियां थी उनकी सबकी पहली बात तो संख्या बहुत कम है, 1-1-2-2 वाली संख्या के वाले लोग हैं। उनकी अपनी कोई पोजीशन नहीं है कि वो अपने दम पे कोई दावा कर सके। उसमें सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो मेरे ख्याल 5 जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, पासवान के लड़के की, वो कुछ एक हद तक जो है कुछ मजबूत है इन सब में, औरों में, अलायंस में, इन दो के अलावा, यानी कि नायडू और नीतीश के अलावा 2 बड़े दल यही हैं जो इसके साथ है, बस। बाकी टीडीपी और जनता दल महाराष्ट्र में कोई ऐसा नहीं है जो मतलब इसके साथ आके खड़ा हो जाए कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो इसलिए जो है अब की बार मोदी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है, नरेंद्र मोदी जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है, तो उनको प्रधानमंत्री बनने का दावा नहीं करना चाहिए।
उसके बाद भी अगर करते हैं तो ये बीजेपी अनैतिक कार्य करेगी, क्योंकि बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया है। इस देश की जनता ने बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया है, उन्होंने बाकायदा बीजेपी को हराया है। वो अलग बात है कि उसके बदले में जो इंडिया गठबंधन था वो बहुमत में भले ही नहीं आया हो, लेकिन जनता ने इस बात का संदेशा दिया है कि हम मोदी को नहीं चाहते। ये संदेशा साफ साफ है। तो संदेशा साफ है कि जनता के बीच मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो लगातार घटी है और उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला है, और संदेश जनता ने दे दिया कि वो मोदी जी की नीतियों से नाखुश नज़र आई है। और इंडिया गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है, सुधारा है। हालांकि वो स्थिति में नहीं है कि सरकार बना सके, लेकिन ऐसी बात और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं वो जेडीयू या टीडीपी जैसी पार्टियां शायद समर्थन इनको दें। वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात गुप्ता जी ज़रूर है, चाहे बीजेपी को अपने बल पर बहुमत ना मिला हो, लेकिन जो एनडीए है उसका जो अपनी सहयोगी दल है उसके आधार पे तो वो सरकार बना पाने की स्थिति में है। उसे इस बात का तो अधिकार है कि वो अपना दावा एनडीए के बल पर प्रस्तुत कर सके। बिल्कुल, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। वो तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी इनको इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए, और ये खुद भी दावा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जाके दावा करेगी, पार्टी दावा करेगी कि हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे साथ इतने लोगों का साथ है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक इंडिया वाले अगर किसी प्रकार का जोड़ तोड़ करते हैं, वो टीडीपी से बात करते हैं, नीतीश से बात करते हैं, वो गलत करेंगे, उनको नहीं करनी चाहिए। उनको बाकायदा विपक्ष के अंदर ही हैं तो विपक्ष का रोल निभाना चाहिए, पूरे 5 साल निभाना चाहिए, और अगली बार के बारे में सोचना चाहिए कि अपने एनडीए उसको, अपने इंडिया का जो गठबंधन है उसको वास्तविक रूप से धरातल पर भारत के लोगों में इतना लोकप्रिय बनाया जाए कि अगली बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को इस देश में 350-400 सीट दे करके वो देश की जनता कामयाब करे। उनको कोई जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। ठीक बात। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, उन्हें विपक्ष में बैठना चाहिए, और जो जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जिन मुद्दों के जरिए वो उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बढ़ती आर्थिक असमानता का सवाल हो, किसानों, मजदूरों, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, उनके हकूक़ का सवाल हो, वो मुद्दे उन्होंने उठाए, उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक बात तो ये ज़रूर है कि इन मुद्दों की अनदेखी हुई है, और इस चुनाव में भी हमने देखा कि इस तरह के वाहियात किस्म के मुद्दे, यानी प्रधानमंत्री के मुख से भी ऐसे मुद्दे हमें सुनने को मिले कि जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। चाहे वो बात मंगलसूत्र से शुरू हुई और मुजरे तक जा पहुंची। तो इस चुनाव में कैसे आप इनको देखते हैं? देखिए, चुनाव में तो ये जो हताशा थी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थ्रू आउट A से लेकर Z तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। उनकी जो विचार हैं, वो जिस विचार से निकल के आए हैं 1925 से लेकर अब तक, उनको यही सब सिखाया गया है कि निचले स्तर पर जितना उतरा जाए उतरो। उनके अंदर कोई मुझे विद्वान नज़र नहीं आता कि जिसके मुंह से बहुत अच्छी बातें निकलती हो, समाज के कल्याण के लिए कोई बात निकलती हो, कभी नहीं निकलती। वो हमेशा व्यंग्यात्मक कटुता बोलते रहते हैं, जहर वाली भाषा बोलते हैं। तो इसलिए अब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बोलना आ जाता है, उसको बढ़िया बोलना आ जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा बढ़िया शब्द का इस्तेमाल आज तक नहीं किया जो पूरी दुनिया में गूंज रहा हो। हमेशा घटिया स्तर का जो शब्द होते हैं, जो घटिया स्तर की जो निचली राजनीति होती है, एक सड़क छाप की जो राजनीति होती है, उसी राजनीति का इस्तेमाल किया है। व्यक्तिगत कमेंट करना, पार्टी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंदी से गंदी बातें कहना, उसको उनके व्यक्तिगत जो उसके अंदर जो उनके हेड हैं, जो उनके नेता हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष करना, मतलब इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो शोभा नहीं देता। तो वो प्रधानमंत्री
ठीक है, प्रधानमंत्री तो इस देश में लोकतंत्र के अंदर जिसके पास बहुमत होता है वो बना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री बनना मतलब एक गौरव की बात तभी होती है जब वो व्यक्ति भी उतना गौरवशाली हो, उतना ज़्यादा सम्मानजनक हो, उतनी ज़्यादा बौद्धिकता रखता हो। ये उस लेवल के आदमी नहीं है। टेक्निकली ठीक है कि वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री है, और अब पता नहीं आगे रहेंगे रहेंगे। हम कम से कम, मैं जनता की तरफ से कह रहा हूँ कि जनता उनको प्रधानमंत्री बनना नहीं देना चाहती है। तो ये जो बातचीत, इससे निष्कर्ष निकल के आया कि इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा और जनता ने लगाम भी लगा दी इस बार कि जनता के मुद्दों से हटोगे और जनता के मुद्दों को नेगलेक्ट करोगे तो जनता सबक सिखाएगी। इससे उनको सबक लेना चाहिए और जनता ने उनको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि अब जनता ही अपने आप में सुप्रीम होती है और सुप्रीम रहेगी। हमारे साथ थे नरेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।